student, it is video number 6 of chapter Force and Laws of Motion class 9th, and today we discuss law of conservation of momentum and its example, that is collision of two balls. So let's start. चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लॉ क्या कहता है, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर ये टॉपिक आपको कंप्लीट डिस्कस करना है तो आपको वीडियो नंबर 4 और वीडियो नंबर 5 की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मीन्स टू से आपको कुछ क्वांटिटीज के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो मोमेंटम आपको पता होना चाहिए। क्या होता था मोमेंटम का फॉर्मूला होता था मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता था? मास इनटू वेलोसिटी। मैं यहां पर लिख रहा हूं, की पॉइंट्स होंगे वो, जिससे आपके लिए ये डेरिवेशन आसान हो जाएगा। एक तो याद रखना P इज इक्वल टू mv होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। P यहाँ मोमेंटम का सिंबल है, m मास है, v वेलोसिटी है। दूसरा न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू dp बाई dt होता है, और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्सेस जो है वो इक्वल एंड अपोजिट होती है एक दूसरे से। जैसे FAB इज इक्वल टू होगा FBA। ये तीन रूल आपको फॉलो करने हैं, ये तीन रूल आपको याद रखने हैं, तो आपका डेरिवेशन बहुत इजी हो जाएगा। क्या? एक तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। सेकंड F इज इक्वल टू dp बाई dt, किसने बताया था? सेकंड लॉ ने बताया था। और थर्ड लॉ ने क्या बताया था? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, यानी FAB इक्वल टू नेगेटिव ऑफ FBA। मतलब ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन एक दूसरे से डिफरेंट होगी। अब ये कंजर्वेशन वर्ड क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब होता है जो कंजर्व हो, जो चेंज ना हो, जो कांस्टेंट रहे, वो क्या होता है? कंजर्व। समझ में आ रही बात? क्या होता है? कंजर्व। ठीक है। जैसे मान लो मैं कहूं आपने कोई कुछ अमाउंट ऑफ मनी है आपके पास, जिसको आप कभी खर्च नहीं करते हो, कभी यूज नहीं करते हो, तो वो अमाउंट ऑफ मनी आपका क्या है? कंजर्व है। कंजर्व मतलब ना तो कम होता है ना ज्यादा होता है, उतना ही रहता है। ठीक है, ये होता है कंजर्वेशन का मीनिंग। मोमेंटम तो आप समझते होंगे, किसी भी चलती हुई बॉडी के पास जब उसके मास को और उसकी वेलोसिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मोमेंटम होता है। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्व होता है, मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होता है, मोमेंटम हमेशा एक जैसा ही रहता है। किसका? एक बॉडी का नहीं, एक बॉडी का नहीं, एक सिस्टम का। बस यही बात है जो आपको समझनी है। इसमें सिस्टम वर्ड आया है। ठीक है, एक बॉडी का मोमेंटम कभी भी कंजर्व नहीं होता है, हमेशा एक सिस्टम का कंजर्व होता है। अब आप कहोगे सिस्टम और बॉडी में क्या डिफरेंस है? ये मैंने पहले भी बताया, मैं अभी भी बताता हूं।
जब आप सिंगल बॉडी की बात कर रहे हो, एक बॉडी की बात कर रहे हो, तो वो बॉडी ही है। लेकिन जब एक से ज्यादा, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, जब कुछ एक से ज्यादा बॉडी मिल जाती है तो वो एक सिस्टम बना देती है। क्या बना देती है? सिस्टम। और सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड और आएगा इसमें, दैट इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड वर्ड का मीनिंग भी आप समझते होंगे, सबसे अलग। आइसोलेटेड वर्ड का मीनिंग सबसे अलग, समझ रहे हो? जैसे मैं कह दूं कि ये मार्कर इन दोनों मार्कर से आइसोलेट है, मतलब ना तो ये अपनी दखलंदाजी करेगा इनके काम में, और ना ही ये दो मार्कर दखलंदाजी करेंगे इनके काम में। मींस ना तो ये मार्कर इनको डिस्टर्ब करेगा और ना ये मार्कर इनको डिस्टर्ब करेगा। प्रॉपर साइंटिफिक फॉर्म में बोलूं तो ना तो ये मार्कर अपनी कोई फोर्स इन पर लगाएगा, ना ही ये मार्कर अपनी इस पर कोई फोर्स लगा सकते। आइसोलेट तो समझते होंगे आप, ठीक है? अलग कर देना। क्वारंटीन वर्ड यूज हो रहा है आजकल कोरोना वायरस के सिस्टम में। क्या? क्वारंटीन का मतलब सबसे अलग कर देना। सबसे अलग मतलब उसका बाहर से लिंक, कनेक्शन ब्रेक कर देना। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, हमेशा सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है, ना तो कम होता है ना ज्यादा होता है। क्लियर? तो ये डेफिनेशन है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब मैंने आपको बताया, सेम, न कम न ज्यादा। और सिस्टम मतलब जब एक से ज्यादा बॉडीज एक साथ मिल जाएं तो वो क्या बन जाता है? सिस्टम। और आइसोलेटेड सबसे अलग। समझ में बात? तो आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। अब ये बात हमने बोल दी, डेफिनेशन में पढ़ लिया, बट साइंस के अंदर ऐसा तो नहीं होता कि कुछ बोल दो और मान लो, ऐसा तो नहीं होता। मैथमेटिकल डेरिवेशन हमें देना पड़ता है। जब तक हम अपनी कही गई बात को मैथमेटिकली प्रूफ नहीं करेंगे, फॉर्मूले से प्रूफ नहीं करेंगे, तब तक वो बात नहीं मानी जाएगी। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ये जो डेफिनेशन है इसको प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, दैट इज कोलिजन ऑफ टू बॉल्स। दो बॉल आपस में स्ट्राइक करेंगी, ठीक है? तो देखते हैं हम उनका मोमेंटम सेम रहेगा या नहीं रहेगा। अगर सेम रह गया तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन ट्रू हो जाएगी। अगर नहीं रहा तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो डेफिनेशन है वो फॉल्स हो जाएगी। सो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, यहां दो बॉल हैं, ठीक है? सर्कुलर बॉल्स है, राउंड बॉल है, और वो एक फ्लोर पर जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। इसका मास का नाम रख दिया ma, इसके मास का नाम रख दिया mb। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल u होता था, तो इसकी वेलोसिटी होगी ua, इसकी वेलोसिटी होगी ub। समझ में बात? इनिशियल वेलोसिटी इसकी ua, इसकी ub। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक ही लाइन में ये जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में ये जा रहे हैं। कोलिजन करवाना है ना। अब ये दो बॉल ऐसे चल पड़े तो क्या स्ट्राइक करेंगे? नहीं करे। कब स्ट्राइक करेंगे? जब दोनों एक दूसरे के पीछे जाएंगी। अब देखो, मान लो एक ही लाइन में चल रही है बट अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तब भी कोलिजन नहीं होगा, है ना? अब एक बस उधर जा रही है, एक बस उधर जा रही है, सेम रोड पर, तो क्या वो स्ट्राइक करेंगे? नहीं। कब स्ट्राइक करेंगे? जब दोनों एक ही रोड पर, एक ही लाइन में, एक दूसरे के आगे पीछे चलेंगी, तभी कोलिजन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो पीछे आ रही है इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बात याद रखना, ua इज ग्रेटर देन ub। क्योंकि देखो, अगर इसकी वेलोसिटी ये ub ज्यादा हुई, आगे चलने वाली बॉल की वेलोसिटी पीछे से आ रही बॉल की वेलोसिटी से ज्यादा हुई, तो ये तो आगे निकल जाएगी, है ना? ये गैप बढ़ता चला जाएगा इनके बीच में। और अगर ये दोनों इक्वल हुई वेलोसिटी तो इनके बीच की डिस्टेंस कभी कम ही नहीं होगी, तो कभी भी कोलिजन होगा नहीं। और हमें क्या कराना है? कोलिजन। तो इसलिए जो पीछे से बॉल आ रही है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है और जो आगे चल रही है उसकी वेलोसिटी कम है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये सिचुएशन है बिफोर कोलिजन। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद ये इसके पास अप्रोच कर जाएगी और इससे स्ट्राइक करेगी, तो ये सिचुएशन होगी ड्यूरिंग कोलिजन। अब जब दो बॉल आपस में आके स्ट्राइक करेंगी तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी। कितनी? एक्शन एंड रिएक्शन। तो इस A ने B पर फोर्स लगाई तो ये होगी FBA। मैंने अभी प्रीवियस वीडियो नंबर 5 में आपको एक्सप्लेन किया था। FBA का मतलब क्या है? फोर्स ऑन B ड्यू टू A। B पर फोर्स लगी है, A बॉल ने लगाई है। जब A ने B पर फोर्स लगाई तो बदले में रिएक्शन कौन करेगा? बी बॉल। तो बी ए पर फोर्स लगाएगी बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आ गई एफएबी। तो एफएबी इस साइड, एफबीए इस साइड। समझ में बात? एफबीए का मतलब क्या है? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। एफएबी का मतलब क्या है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। समझ में बात? मैं आपको सिंपलिसिटी के लिए लिख देता हूं, ये क्या है? एक्शन। ये क्या है? एक्शन। और ये क्या है? रिएक्शन। समझ में बात? एक्शन एंड
रिएक्शन, आप बॉल को पुश करो, बॉल आपको पुश करेगी, आपने बॉल को पुश किया, एक्शन, बदले में बॉल ने आपको पुश किया, रिएक्शन। दोनों का अमाउंट क्या होगा, सेम, बट डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट। अब थोड़ी जब कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद वो अलग हो जाएंगी, फिर से वो कॉन्टिन्यूअसली उसी डायरेक्शन में चलती हुई मिलेंगी, लेकिन वेलोसिटी अब चेंज हो जाएगी। मास तो सेम रहेगा, अभी भी ए बॉल का मास m में रहेगा, बी बॉल का मास m भी रहेगा, बट जो वेलोसिटी होगी, जो पहले UA थी अब वो VA हो जाएगी, जो UB थी वो VB हो जाएगी। एग्जांपल लिया ना हमने, मान लो इसकी स्टार्टिंग में 10 थी, बाद में 8 हो गई, इसकी मान लो स्टार्टिंग में 2 वेलोसिटी थी, इसकी 10 हो गई, समझ में? एग्जांपल हमने लिया है तो चेंज हो गई ना वेलोसिटी स्ट्राइक होने के बाद। अब हम कैलकुलेशन स्टेप पे आएंगे, ध्यान से समझना है। अब हम पहले ए बॉल के लिए अप्लाई करते हैं, ए बॉल के लिए, ठीक है। तो ए बॉल के लिए अगर मैं चलूं सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, फोर्स का फार्मूला होता है dp अपॉन dt, dp अपॉन dt, ये फॉर्मूला होता था सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, होता था या नहीं होता था, ठीक है। अब मैं अगर इसको यहां लिख दूं AB, तो इसको आप रीड करोगे कैसे? AB लिखने से क्या मतलब है? AB लिखने से मतलब है कि A बॉल पर फोर्स लगा है और B ने लगाया है, A पर फोर्स लगा है और B ने लगाया है। अब आप एक बात बताओ, अगर बॉल A पर फोर्स लगी है तो मोमेंटम भी किसका चेंज होगा? A बॉल का ही चेंज होगा। तो मैं यहां भी A लिख लेता हूं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो आपको डेरिवेशन समझ में आने वाला नहीं है। समझ में बात? आपका फ्रेंड आपके आगे खड़ा है, आपने उसको धक्का दिया, तो फोर्स किस पर लगी? आपके फ्रेंड पर, तो मोमेंटम भी किसका चेंज होगा? आपके फ्रेंड का। अगर आपका फ्रेंड आप पर फोर्स लगाए, आपको धक्का दे, आपको पुश करे, तो आप पर फोर्स लगी, मोमेंटम भी आपका चेंज होगा। तो जिस पर फोर्स लगती है उसका मोमेंटम चेंज होता है। तो अगर मैंने यहां लिखा FAB, इसका मतलब है A पर फोर्स लगाई गई है, B ने लगाई है, और अगर A बॉल पर फोर्स लगी है तो मोमेंटम भी किसका चेंज होगा? A का। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में पैरों में P के लिख दिया A। ये बात समझ में आई आपको? चलिए अब आगे आते हैं, नेक्स्ट स्टेप। ये आया FAB इज इक्वल टू नीचे DT, ठीक है। अब ये D वर्ड का मीनिंग में मैंने आप लोगों को बता रखा था। D का मतलब होता है चेंज। क्या चेंज हुआ भी? पहले 10 थी, बाद में 8 हो गई, कितना चेंज आ गया? 2। या पहले 10 थी, बाद में 20 हो गई, कितना चेंज आया? 10। कैसे निकालते हैं हम चेंज? देखो, आप घर से सुबह 100 रुपए लेके निकले, वापस जब शाम को घर आए तो आपकी जेब में 500 रुपए थे, तो कितने पैसे कमाए आपने? 400। कैसे निकाला? 500 माइनस 100, मतलब फाइनल में से इनिशियल। तो अगर मैं फाइनल मोमेंटम में से, ठीक है, क्या करूं मैं? यहां P लिख देता हूं मैं। P किसका? A बॉडी का। कौन सा? फाइनल। माइनस P किसका? A का। और कौन सा? इनिशियल। तो अगर मैं ये कर दूं तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी A माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी A, तो क्या आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। तो नेक्स्ट स्टेप पे जब हम आएंगे तो आएगा FAB इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mv। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mv होता था ना। अब फाइनल मोमेंटम की बात हो रही है, तो A बॉडी का फाइनल मास क्या है? ma। फाइनल वेलोसिटी क्या है? va। माइनस मोमेंटम किसका? A बॉडी का, mv, ठीक है। अब मास क्या है इसका? इनिशियल a, और इसकी वेलोसिटी क्या है? ua। तो ये समझ में आया चेंज कैसे आया? नीचे आ गया dt। बोलिए, इतना समझ में आया? क्या मैंने आपको बताया? हमें निकालना था चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी A। किसी भी बॉडी का मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब क्योंकि मुझे यहां लेना है फाइनल मोमेंटम, तो मैं लूंगा उसका फाइनल मास, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मास, फाइनल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल मोमेंटम लूंगा, तो उसमें आएगा इनिशियल मास, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मास, इनिशियल वेलोसिटी, MA/UA। इतना समझ में आया? इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर आगे हम लिखते हैं सिमिलरली फॉर बॉल B। अब सेम प्रोसेस से हम B के लिए फॉलो करते हैं, वही अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फिर से क्या आएगा? F इज इक्वल टू dp/dt। अब अगर मैं यहां लिख दूं BA, तो इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स लगी है B बॉल पर, A ने लगाई है।
फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब बताओ बी बॉल पर अगर फोर्स लगी है तो मोमेंटम भी किसका चेंज होगा, बी का। तो इसलिए मैं यहां पर भी क्या लिख देता हूं, बी। फिर से मैं क्या करूंगा, फिर से वही स्टेप आएगा, क्या चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, किस बॉडी का, किस बॉल का, बी का। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बी कैसे निकलेगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी। तो ये आएगा एफ बी ए इक्वल्स टू डी बाय ये आएगा एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। बोलिए इतना समझ में आया आपको कैसे? देखो एम इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम। क्योंकि बी का ले रहे हैं तो मास भी बी का और वेलोसिटी भी बी की, और क्योंकि पहले फाइनल लेना है तो पहले फाइनल वेलोसिटी लेंगे फिर इनिशियल वेलोसिटी लेंगे। तो एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। बोलो इतना समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ये वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चेक करते हैं, एफ ए बी की वैल्यू ये रही, क्या थी, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन डी टी इक्वल टू ये आएगा क्या, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन डी टी। बोलिए इतनी बात समझ में आई आपको? dt से dt हो गया कैंसर, dt से dt हो जाएगा कैंसर, ये dt से dt हो गया कैंसर। अब नेक्स्ट हम इसमें ये जो देखो ध्यान से बाहर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन भी आएगा। इतनी बात समझ नहीं? अब आपको मैथमेटिक्स में पता होगा कि जब एक ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव होता है तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो उस नेगेटिव की वजह से जो ब्रैकेट के बाहर था अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो मैं साइन को चेंज करके लिखता हूं, ये आ गया एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। जब ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो ये एम बी वी बी पॉजिटिव था तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव एम बी वी बी, और ये जो नेगेटिव था ये प्लस हो जाएगा एम बी यू बी। बोलिए इतनी बात समझ में आई आपको? अब आपको क्या करना है, जिन टर्म्स में, यहाँ कितनी टर्म्स होगी, 4, एक टर्म, ठीक है, नजर आ रही होगी आपको, ये एक टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, टोटल 4 टर्म्स यहाँ पर मेंशन है। इन 4 टर्म में से हम क्या करते हैं, जिनमें v है उनको इक्वल से एक साइड करते हैं, आइदर लेफ्ट और आइदर राइट, डजंट मैटर, और जिनके अंदर u है उनको दूसरी साइड कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, v को इस साइड कर लेते हैं जिन टर्म्स में v है, और जिन टर्म्स में u है उनको इस साइड कर लेते हैं। तो देखो ये एम ए वी ए तो ऑलरेडी यहीं पर है तो इसके तो साइन की चेंज करने की हमें दिक्कत ही नहीं है, तो ये लिख दिया। अब ये देखो ध्यान से, इसके अंदर v है, ये नेगेटिव है, तो इक्वल से जब ये इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया प्लस एम बी वी बी इक्वल टू में क्या आया, देखो ये एम ए यू ए को मैं उस साइड ले जाऊं, नेगेटिव था तो प्लस हो जाएगा एम ए यू ए, और ये तो ऑलरेडी यहीं पर था एम बी यू बी। बोलिए इतनी समझ में आई? दोबारा सुनो मैंने क्या बताया, जिन टर्म्स के अंदर v है उनको मैंने लेफ्ट इक्वल से इस साइड कर लिया, और जिन टर्म्स के अंदर u है उनको उस साइड कर लिया। अब ये एम बी वी ए तो ऑलरेडी यही था तो ये तो एज इट इज लिख दिया। ये जो एम बी वी बी था ये नेगेटिव था तो इस साइड आके प्लस होगा, क्योंकि जब भी कोई मैथमेटिक्स के अंदर कोई हम किसी वैल्यूज को, ठीक है, किसी अल्फाबेट को, किसी टर्म्स को इक्वल के इधर उधर लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये नेगेटिव था तो ये इधर आके पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो उधर जाके पॉजिटिव हो गया। बात समझ में आ गई आपको? अब आप ध्यान से देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था, मोमेंटम का फॉर्मूला होता था m इंटू वी। ये एक सिस्टम था, इसके अंदर 2 बॉल थी, एक बॉल थी A, एक बॉल थी B। जब स्टार्टिंग में ये चल रही थी, ये भी चल रही थी, ये भी चल रही थी, इसकी वेलोसिटी थी UA, इसकी वेलोसिटी थी UB, इसका अपना कुछ मास था ma, इसका कुछ अपना मास था mb। तो अगर मैं इसके मास को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका कुछ मोमेंटम आ जाएगा, और इसके मास को इसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका भी कुछ ना कुछ मोमेंटम आ जाएगा।
और उस मोमेंटम को, इसके मोमेंटम को और इसके मोमेंटम को मैं ऐड कर दूं तो टोटल मोमेंटम आ जाएगा ना। तो ध्यान से देखो ये क्या है, MAUA, MAUA इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए। ये क्या है, MBUB इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी। देखो ए लगने की वजह से पता चल गया कि बॉल ए है और यू लगने की वजह से पता लग गया कि ये इनिशियल मोमेंटम है। तो ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए, और ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी। तो इनिशियल मोमेंटम बॉल ए का, इनिशियल मोमेंटम बॉल बी का, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, है ना, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। सिमिलरली यहां देखो ए लगा है तो ये बॉल ए का मोमेंटम है, बी लगा है तो ये बॉल बी का मोमेंटम है, क्योंकि यहां पर जो है VA है, V का मतलब फाइनल, तो ये है फाइनल मोमेंटम ए बॉडी का, ये है फाइनल मोमेंटम बी बॉडी का। फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बी, जो प्लस होकर कितना आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो यानी कि ये इक्वल लिखा हुआ है कि फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो यानी कि देयरफॉर फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। और यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने हमें बताया था कि कोलिजन होने से पहले और कोलिजन होने के बाद का मोमेंटम हमेशा सेम रहता है सिस्टम का। अब यहां जो बात नोट करने वाली है मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। देखो मान लो स्टार्टिंग में इसका मोमेंटम था 10, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं, समझना है। इसका मोमेंटम था 2, तो इनका टोटल मोमेंटम कितना आया, 10 + 2 = 12, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इसका मोमेंटम रह जाएगा 8 और इसका मोमेंटम रह जाएगा 4, लेकिन टोटल अभी भी कितना रहेगा, 12। ये बात समझ, जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है आप समझ लेना, ठीक है, समझ में बात। तो देखो कोलिजन होने से पहले इन दोनों बॉल का टोटल मोमेंटम कितना था, 12, और कोलिजन होने के बाद इन दोनों बॉल का टोटल मोमेंटम कितना है, 12। तो टोटल मोमेंटम एक सिस्टम का कंजर्व हुआ ना। आइसोलेटेड हम क्यों बोल रहे हैं, हमने ये बोल, हम समझ मान के चल रहे हैं कि हवा, एयर इस पर कोई रेसिस्टेंस नहीं लगा रही है, फ्रिक्शनल फोर्स कोई इस पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रही है, सिर्फ इन दो बॉडी की ही फोर्स है एक दूसरे के ऊपर, इसलिए वर्ड यूज किया था आइसोलेटेड। और सिस्टम क्योंकि हम दो ही बॉल को कंसीडर करेंगे, किसी और को कंसीडर नहीं करना है, समझ में बात। अब देखो बॉडी ए का मोमेंटम चेंज हुआ, बॉल ए का मोमेंटम चेंज हुआ, हाँ चेंज हुआ, पहले 10 था बाद में 8 हो गया। क्या बॉल बी का मोमेंटम चेंज हुआ, हाँ चेंज हुआ, पहले 2 था फिर 4 हो गया। तो एक बॉल का या एक बॉडी का मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है, एक सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है, बात समझ गई। देखो इसका 10 से 8 हुआ, चेंज हुआ ना, इसका 2 से 4 हुआ तो चेंज हुआ ना, लेकिन दोनों का टोटल देखो ये एक सिस्टम बन गया। देखो मैं अलग अलग बात करूंगा तो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, लेकिन दोनों को कंबाइन करूंगा तो ये एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम का कोलिजन होने से पहले मोमेंटम कितना था, 12, और इस सिस्टम का कोलिजन होने के बाद मोमेंटम कितना है, 12। तो एक सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है, एक बॉडी का या एक बॉल का मोमेंटम कभी भी कंजर्व नहीं होता है। और हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी दोनों बॉल के कोलिजन होने से पहले जो मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम कोलिजन होने के बाद भी रहेगा। ओवरऑल इंडिविजुअल इनका मोमेंटम आपस में चेंज हो जाएगा, बट टोटल इनका मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।